सुप्रभातम। सिटी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नादवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम संस्कृत भाषा का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है 6 to 10 क्लास तक जो चलता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत भाषा क्या है और उसमें जो वर्ण परिचय हैं उसके बारे में सामान्य से जानकारी देखेंगे। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुने, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए, जो हमारी जो भाषा है संस्कृत, वो आर्य भाषाओं में गिनी जाती है। और इस जो संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति कैसे हुई है, देखिए आप। इसमें हुआ है आपका सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग और क्री धातु और कत प्रत्यय। इसके बारे में वैसे मैंने जो बच्चे पहले पढ़ाया क्लासों में बताया हुआ है कि सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है। तो यह अगर इसको नपुंसक लिंग में बनाया जाए तो संस्कृतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? संस्कृतम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, समझिए ध्यानपूर्वक। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्ण परिचय। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं व्याकरण टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे को बुक की आवश्यकता नहीं है। हम जो व्याकरण में जो टॉपिक हमारे पास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है कि शुद्ध हम बोलना सीख सके, शुद्ध लिखना सीख ले, इसलिए हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कृत के लिए क्या कहा गया है कि शब्द की उत्पत्ति तो हो गई सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से, लेकिन इसका अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित जो भाषा है उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा वैदिक रूप लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे महर्षि पाणिनि आए और उन्होंने इसे लौकिक संस्कृति का आधार स्तंभ बना दिया है। और लौकिक संस्कृति में क्या हुआ था इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आज केवल हमारा जो मूल रूप से हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए, हम सबसे पहला हमारा काम यही है कि किस प्रकार से है। सबसे पहले वर्णमाला, जिस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला है इसी प्रकार संस्कृत में भी वर्णमाला है। और संस्कृत में जो वर्णमाला है वो किसे कहा गया है? तो संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वर सूत्र को कहा गया है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने। लेकिन सामान्य जानकारी में हम अगर बात करते हैं कि वर्णमाला की, वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारी वर्णमाला है उसके पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और ये जो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो किसी के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे जिनको उच्चारण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं कि संस्कृत भाषा में 13 स्वर बताए गए हैं। ठीक है, और 33 व्यंजन बताए गए हैं। तो कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएंगे हमारे पास? 46 टोटल वर्ड बताए गए हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा में टोटल कितने वर्ण हो गए हमारे पास? 46 वर्ण हो गए। कैसे हो रहे हैं देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर की। स्वर क्या है ना? स्वर की बात हम करते हैं तो देखिए आप समझिए बात को कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। मैंने बताया कि जो स्वतंत्र है वही आपका स्वर है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने नहीं पड़ती है। मतलब हम जब बोलेंगे अ, आ, ई, उ, ये सभी स्वर हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं, तो उन 13 ही स्वरों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, और निम्नलिखित देखिए कौन कौन से दे रखे हैं वो भी दे रखे हैं इसके अंदर अपने पास कि अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, अयो। गिन लो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, इस प्रकार से 30 होते हैं। हिंदी में री को और री को नहीं बना गया, इसलिए हिंदी में 11 ही होते हैं। संस्कृत में 13 बताए गए हैं। अब इन 13 जो स्वर दिए गए हैं, इन 13 स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला इसका दे रखा है आपका ऋस्व स्वर, दूसरा दे रखा है दीर्घ स्वर, और तीसरा दे रखा है प्लुत स्वर। अब इनकी क्या परिभाषा है? ऋस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है? हमारे पास जो 13 स्वर हैं, इन 13 ही स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं ये अ, ई, उ और री, और एक री, ये आपके ऋस्व स्वर में आ जाएंगे। फिर आपका आ, बड़ी, बड़ा उ, बड़ा री। ठीक है ना, ये आपके किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर में आएंगे, जिसको हम दीर्घ स्वर में ही लेंगे। इसके अलावा जो वैदिक संस्कृत में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक आगे पढ़ते हैं। जाइए, चलिए देखिए, सबसे पहले आ गया आपका ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर के बारे में क्या कहा गया है? जिन स्वरों वर्णों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है। बहुत कम समय के लिए, जैसे बोला मैं अ, ई, तो ये बहुत कम समय के लिए बोला हूँ,
तो इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। और ये कौन कौन से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अ ई उ री ली। कितने हो गए ये हमारे ह्रस्व स्वर? कितना हो गया हमारे पास? 5। कितने हो गए? 5। 13 में से 5 तो हमारे पास ह्रस्व स्वर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर वर्ण के दुगने समय लगता है। जैसे मैंने अ बोला, अ प्लस अ दोनों को मिलाने पे, जैसे मैं बोला अ, ठीक है, इसके साथ प्लस एक और अ 2 बार बोला, इतना समय मुझे लग रहा है ना, तो ये हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। जिसमें हम यहाँ पढ़ चुके हैं आ, बड़ी, बड़ा, देखो ये दोनों मिलके बनाए हुए हैं। उ मिलके बड़ा उ बना है, री और री मिलके बड़ा री बना है, अ और ई मिलके ए बना है, अ और क्या नाम जो ये ए मिलके आई बना है, अ और उ मिलके ओ बना है, और अ और ओ मिलकर के औ बना है। इस प्रकार ये सभी किसी न किसी से मिलके बने हुए संयुक्त स्वर है ये सभी, है ना। तो इसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर, मतलब जिनको बोलने में दुगुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ कहेंगे। जिसको बोलने में सिंगल स्वर लगता है, सिंगल अ ई उ सिंगल टाइम लग रहा है, इसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर वर्ण जो होते हैं, इसके लिए कोई निश्चित स्वर वर्ण नहीं है, इसके कोई एक फिक्स नहीं बना हुआ है। जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे। जैसे मैं अ बोला था, उससे 3 गुना समय, मतलब ये 3 लंबा खींचना है। जैसे हम ये जो संगीत पढ़ते हैं तो उसमें सारे गम पढ़ते हैं, सारे गम, उसको लंबा खींचते हैं ना, तो ये लंबा खींचने का जो है 3 समय तक लंबा, है ना, वो कहलाएगा हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, 3 गुना समय लगे प्लुत कहलाता है। संख्या लिखकर उसे प्रकट किया जाता है, 3 लिखकर, उल्टे 3 लिख करके भी इसको प्रकट किया जाता है। प्लुत का प्रयोग अधिकांश वेदों में देखने को मिलता है। जैसे देखो ओम, ओ ना, ये देख रहा 3 लिख रखा है बीच में, माँ, ये ओम को लंबा खींचना, ओम। यहाँ पर यहाँ किसका प्रयोग किया गया? आपका प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। देखिए ये ओम में किया गया। इसी प्रकार से मैं लिख रहा, जैसे मुझे लिखना है लिखा, जैसे मैंने आ लिखा, ये आ क्या हो गया आपका? दीर्घ हो गया। और उसके आगे या तो मैं ऐसा एस जैसा आकृति बना लूँ आ, या मैं इसको आ को लिख करके और ऐसा 3 जैसा स्वर बना लूँ। ठीक है, ये प्लुत स्वर कहलाएगा। और ये वैदिक संस्कृत में ही इसका प्रयोग किया जाता था। अब इस समय इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में जो श्लोक थे वेदों के अंदर, उनको गाना पड़ता था, श्लोक बोल बोल के गाने पड़ते थे, और लंबा खींचना है, कहाँ धीरा बोलना है, इसके लिए इन स्वरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्लियर हो गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में अ, दीर्घ स्वर में आ और प्लुत में आ। ठीक है, तो तीनों में समय लगता है अलग अलग। चलिए अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। ठीक है, वर्ण पढ़ रहे हैं हम। वर्ण में पहला टॉपिक हमारा हो चुका है स्वर। स्वर 3 हैं और तीनों के मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है क, अगर व्यंजन है तो ये हलंत होगा, तो इसको बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें क्या मिला हुआ है आपका? अ, तो बन जाएगा क। ठीक, तो आराम से क, ख, ग, तो ये पीछे अ की स्वर लिखा हो, तो सब में स्वर लगा हो, तो व्यंजन वर्ण किसी न किसी स्वर से बना हुआ है। इसमें आ लग सकता है, ई लग सकता है, ऊ लगता है, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन वो सहायता से ही बनेगा, स्वरों की सहायता से। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा मैटर है। कोई पूरे व्यंजन कैसे कहते हैं कि जिन्हों को स्वर की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन है, सिंपल सा मैटर। अब इसके भी 3 पेज हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। एक बात समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये है यहाँ पर कि हम जो हमारे जो अंदर से उच्चारण स्थान हैं, उनको जो हवा जब बोलते हैं पेट से बाहर निकलती, तो जहाँ जहाँ से हवा स्पर्श करते हुए निकलती, वो सब स्पर्श व्यंजन है ना। और जिनको स्पर्श नहीं अंदर ही अंदर बोला जाए वो अंतःस्थ है। और जो गर्म वायु निकली, जिनको बोलने से गर्म वायु का उच्चारण हो, वो उसमें व्यंजन है। तो ये तीनों के बारे में मैंने दिया है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी अपन, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय जीवा मुख विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। जो हमारी जीवान है, ये अंदर जितने भी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, के कारण स्पर्श व्यंजन कहा जाते हैं। इनकी संख्या निम्न प्रकार से है। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 है। कितने हैं? 25। 33 में से 25 स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए आइए, हमारे पास 5 वर्ग हैं। पहला क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर ट वर्ग है और प वर्ग है। अब लोगों को यही नहीं पता है, ये वर्ग आना बहुत जरूरी है कि आपको अपने को 6 क्लास का स्टूडेंट मानते हुए पढ़ना आपको। ठीक है ना, तो क वर्ग में कौन कौन से 5 अक्षर? देखिए सभी हलंत है ना। इनमें जब तक स्वर नहीं मिलेगा ये व्यंजन नहीं होंगे। क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म। इस प्रकार से ये पूरे वर्ग को आप, मैंने तो इसे बता दिया बहुत शॉर्ट है, क, च, ट, त, प, बस
स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क च ट त प, क च ट त और प। ये पांचों व्यंजन आपके वर्ग आ गए। इन वर्गों में कौन कौन से 5 अक्षर हैं अपन जानते हैं, ठीक है ना। इसको 1 नंबर, ये 1 नंबर है, ठीक है। और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो नंबर भी ध्यान रखना है, कौन से नंबर पे क आ रहा है, ख नंबर कौन सा आ रहा है, च किस पे आ रहा है, ट किस पे आ रहा है। ये नंबर भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों के 5-5 अक्षर हैं। क्लियर? ये हमारे कौन से हैं व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। मुझे लगता है कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं हम स्पर्श के बाद अंतःस्थ व्यंजन की, ठीक है। तो इन अंतःस्थ व्यंजन जो हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा मुख किसी वाक को पूरा स्पर्श नहीं करते, आधा स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ल व। कितनी है हमारे पास? य र ल व, ये 4 है। और माहेश्वर सूत्र में अगर कहा जाएगा इसका होगा य व र ल। माहेश्वर सूत्र में इसका ये क्रम मिलेगा आपको, य व र ल। यहाँ पर हिंदी के अनुसार बताया गया य र ल व, संस्कृत के अनुसार य व र ल होंगे माहेश्वर सूत्र के अनुसार, ठीक है। चलिए माहेश्वर सूत्र क्या है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। आज हमारा केवल वर्ण परिचय के बारे में है और बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझना है इसको। क्लियर हो गया? अंतःस्थ स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। कितने थे? 25। और ये अंतःस्थ कितने हो गए? 4। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। ऊष्म व्यंजन में हमारे पास 4 आ रहे हैं, स और ह। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करते समय मुख के अंदर से कुछ अधिक गर्म सांस निकलती है। हमारे अंदर से क्या निकलती है? गर्म सांस निकलने का मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं हम? उसमें स तीनों स आ गए, ठीक है। मूर्धन्य स, ताले हुए स और दंते हुए स, तीनों स आ गए, प्लस ह आ गया। ये ऊष्म व्यंजन में आएंगे। अब हमारे पास स्थिति क्या बन गई है? स्थिति हमारे पास बन गई है, हमारे पास देखिए कि हमारे पास 25 तो हमारे पास क्या है? स्पर्श प्लस आपके पास 4 आपके हो गए अंतःस्थ, प्लस 4 आपके हो गए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। टोटल कितने हो गए आपके पास? 33, ठीक है। प्लस हमारे पास 13 क्या थे? स्वर थे। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 46 व्यंजन हो गए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल कितने हमारे पास हो गए? 46। हिंदी वर्णमाला में आपके पास 52 मिलेंगे, जिसमें अयोगवा चिन्ह मिलेंगे, अनुस्वार मिलेंगे, है ना, औक्षिप्त व्यंजन मिलेंगे, ये सब मिला करके 52 होते हैं। लेकिन संस्कृत में जो वर्ण माने गए हैं 46 ही माने गए हैं। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो और इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी अपन जो क्लास और होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा कि वर्ण तो हो गई, है ना, स्वर और व्यंजन वर्ण हो गए। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को, अगर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के 46 हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र में जो है वो संस्कृत की प्योर वर्णमाला कहा गया है, और उसको कैसे क्या करना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।